Hello students, I'm Dhodi Vasanti. Today we are revision about our units chapter number 2. Okay, so this is the IMP for your next physics paper. तो अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट में हम शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे. ओके, क्योंकि आपके पास सारे वीडियो अवेलेबल है तो आप वो भी देख सकते हो. तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट से, डिराइव यूनिट से. ओके, तो व्हाट इज डिराइव यूनिट्स एंड व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स. तो जो भी यूनिट हमें मिलते हैं, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स, तो जो भी क्वांटिटी है हमारे पास फंडामेंटल के लिए अगर हम देखें तो जो भी क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, उसके सारे जो यूनिट है तो वो है फंडामेंटल यूनिट्स. और डिराइव यूनिट्स, तो ये सारी जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उस पे से जो दूसरी क्वांटिटी के यूनिट्स मिलते हैं विच इज डिराइव यूनिट्स. ओके, तो आपको पता ही है. चलो उसके बाद देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट मेथड कितनी है हमारे पास, तो टोटल 4 है. MKS, CGS और FPS एंड ऐसा यूनिट सिस्टम. ओके, जिसमें से ऐसा यूनिट सिस्टम में और दो अदर यूनिट्स है, जिसमें फर्स्ट है प्लान एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल. ओके, सॉलिड एंगल, प्लान एंगल और सॉलिड एंगल. तो उसके बारे में आपको हम पहले भी सीख चुके हैं, तो आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा. हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं. ओके, तो इसके आगे अगर हम चले, जिसमें प्लान एंगल जो है उसका यूनिट है रेडियन, रेडियन, और सॉलिड एंगल जो है उसका जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन. ओके, स्टीरेडियन करके आता है इसका यूनिट. तो इसके आगे हम अगर चले तो हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटी है. कौन कौन सी है वो तो आपको पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो इसके आगे अगर चले तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ. दो टाइप्स की है, एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरी इनडायरेक्ट मेथड. मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितनी है, कौन सी मेथड से होती है, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में अवेलेबल होता है और ऑब्जेक्ट भी हमारे हाथ में अवेलेबल होता है, जिसकी लेंथ साइज हम मेजर कर सकते हैं, जिसके दोनों एंड्स, ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स हमारे हाथ में होते हैं. लाइक वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज. तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट हो तो उसका हम मेजर कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट मेथड हुई. तो इनडायरेक्ट मेथड कौन सी हुई, ये हुई डायरेक्ट मेथड, दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड. अब इनडायरेक्ट मेथड है तो उसमें हमने टॉपिक सीखा था मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस. किसके लिए यूज होती है, लार्ज डिस्टेंस के लिए. अगर हमें लार्ज डिस्टेंस की कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. और उसमें जो हमने मेथड सीखी थी वो है पैरेलैक्स मेथड. कौन सी, तो पैरेलैक्स मेथड. तो पैरेलैक्स मेथड यानी कि हम यहाँ पे अर्थ पे हैं और जिसके दो एंड पॉइंट ए और बी, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़े है, और दोनों जो पर्सन है वो एक ही टाइम पे कोई इससे बहुत ही दूर आया हुआ कोई प्लैनेट को ऑब्जर्व करता है, तब उसको कुछ ऐसी फिगर मिलती है. तो बिटवीन दिस द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स विच इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू प्लैनेट विच इज डिनोटेड बाय d. क्लियर. तो उस पे से हमें जो इक्वेशन मिलता है, ये हमने डायमीटर लिया था b, स्मॉल b, तो उस पे से हमें जो इक्वेशन मिलता है वो d इज इक्वल स्मॉल b डिवाइड बाय थीटा. क्लियर. तो ये वही आपकी पैरेलैक्स मेथड विच इज यूज्ड फॉर लार्ज डिस्टेंस. क्लियर. तो 2 मार्क्स में ये भी आपको आ सकती है, सो अच्छे से प्रिपेयर करना. चलो उसके बाद देखें तो इल्यूस्ट्रेशन 2.1. इल्यूस्ट्रेशन 2.1 जिसमें डिग्री के हिसाब से है, और ये कई बार हमने एग्जाम में पूछा भी है, तो आप अच्छे से देखो यहाँ पे
डिग्री के हिसाब से आपको दी गई है, मैं वैल्यू सिर्फ पढ़ रही हूँ, आपको बुक में देखना है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट, फर्स्ट 1 डिग्री, सेकेंड इज 1 मिनट एंड थर्ड इज 1 सेकेंड। तो उसके लिए आपको एक हिंट दे गई है। ये सारी डिग्री, मिनट और सेकेंड को आपको किस में फाइंड करनी है, तो रेडियन में फाइंड करनी है। आई थिंक सबको आता ही होगा। जो मेन हिंट है उसकी, तो वो आपको दी गई है 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई, राइट। 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो आपको पता ही है क्या करना है यहाँ पे, तो डिग्री को सब्जेक्ट बना लो। यहाँ पे 1 डिग्री, अगर 360 नीचे आ गया तो, राइट, तो क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल 2 पाई बाई 180, राइट। तो 360, यहाँ पे 360 हुआ तो 2 इंटू 18, यानी कि आपको मिला पाई बाई 180, राइट। अब पाई बाई 180 आपको मिला, तो जिसमें आप वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। तो 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाई 180 इज इक्वल तो 3.14 बाई 180, जिसको आपको आंसर मिलता है 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। ओके, क्लियर। तो उसका जो आपको आंसर मिलता है वो कितना है, 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। चलो उसके बाद ये 1 डिग्री की आपको वैल्यू मिल गई। उसके बाद क्या है सेकंड, तो 1 मिनट है। अब 1 मिनट, तो डिग्री को हम आवर के हिसाब से लेंगे, क्या, डिग्री को आवर के हिसाब से। और 1 आवर इज इक्वल हाउ मच मिनट, 60 मिनट्स। तो इसके लिए हम लेंगे, तो 60 मिनट इज इक्वल 1 डिग्री, बोथ आर सेम। तो उसकी वैल्यू लिखो, इतनी है 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। देन वी हैव हाउ मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल हाउ मच करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। सेम एज फॉर थर्ड 1 सेकेंड। ओके, तो 1 मिनट यानी हाउ मच सेकेंड, तो 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड 1 सेकेंड के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो 60 सेकेंड इज इक्वल 1 मिनट, राइट। तो 60 सेकेंड और 1 मिनट बोथ आर सेम, ये दोनों इक्वल ही है। तो 60 सेकेंड के लिए, क्योंकि हमें सेकेंड के लिए फाइंड करना है, तो 60 सेकेंड इज इक्वल कितनी मिनट आएगी, तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको लिखना है इनटू इतनी है रेडियन, राइट। तो आपको 1 मिनट 1 सेकेंड इज इक्वल हाउ मच करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो, एकदम इजी है। तो सेम एज आपको रिपीट करना है एग्जाम्पल नंबर 2.3 और एग्जाम्पल नंबर 2.4, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके आगे चले तो हम, हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे खास ध्यान देना, जो एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मोलिक्यूल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, गवर्नमेंट ने वो कैंसिल किया है। ओके, तो वो हम नहीं लेंगे, क्लियर। चलो, तो इसके आगे चले जाए तो रेंज ऑफ लेंथ, क्या है, रेंज ऑफ लेंथ। नेक्स्ट, रेंज ऑफ लेंथ। तो ये जो टॉपिक है आपका रेंज ऑफ लेंथ, जिसमें से 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है रेंज ऑफ लेंथ में, जिसमें है 1 फर्मी, क्योंकि रेंज दिखाई गई है। 1 फर्मी इज इक्वल 10⁻−15 मीटर, 1 फर्मी इज इक्वल। फिर 1 एंगस्ट्रॉम तो आपको पता ही है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल हाउ मच मीटर, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, फिर 1 लाइट ईयर, फिर 1 पारसेक। तो ये सब आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास, जिसमें उसकी रेंज पूछी जाती है। तो उसकी रेंज कितनी है, मास की रेंज कितनी है, तो कितना हम मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है तो कितने से कितने तक का मेजर कर सकते हैं। तो उसकी जो लिमिट है, उसकी जो रेंज है वो है 10⁻31 kg टू 30 kg टू 10⁻55 kg तक का हम मास मेजर कर सकते हैं। मतलब इतना इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है कि इस इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी कोई भी चीज का जो मास होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है। चलो, उसके बाद हम डायरेक्टली एरर पे चले जाएंगे।
एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ओके, तो एरर तो आपको पता ही है, एरर के टाइप्स आपको पढ़ना है। क्लियर, तो उसके जो भी टाइप्स है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा इसमें आईएमपी जो क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो उसके लिए हमें बहुत सारे रीडिंग चाहिए एब्सोल्यूट एरर के लिए, जिसमें मीन वैल्यू चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से हमने वीडियो बनाया है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। दूसरा, तो ये क्वेश्चन एक आईएमपी है जो आप 3 मार्क्स में आपको आ सकता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, चलो एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है? फर्स्ट तो टेक नंबर ऑफ रीडिंग, टेक नंबर ऑफ रीडिंग लाइक A1, कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, A2, A3, A4 अप टू प्लस AN। ओके, फिर उसका हम क्या करेंगे? मीन वैल्यू निकालेंगे। तो मीन वैल्यू के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो A मीन इज इक्वल, दिस इज द मीन वैल्यू। ओके, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू आप बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू इसको, विच इज ट्रू वैल्यू। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइड बाय N। ओके, तो ये आपको ट्रू वैल्यू की ट्रू वैल्यू का इक्वेशन मिल गया। ओके, उसके बाद क्या करना है? तो हमारा टाइटल ही है एब्सोल्यूट एरर, तो एरर फाइंड करनी है। तो नाउ टू फाइंड द एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लाइक A1 की हमें एरर चाहिए, तो वो हमें मिलेगी डेल्टा A1, क्योंकि डेल्टा आ गया तो एरर आ गई वहां पे, राइट। डेल्टा A1 इज इक्वल, क्या होता है इक्वेशन? एरर इन वन ऑब्जर्वेशन, वन रीडिंग इज इक्वल, क्या मिलेगा आपको? रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ दिस वैल्यू, राइट। A1 माइनस A मीन। तो ऐसे करके आप बहुत सारे जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। फिर उसका आपको मीन निकालना है। ओके, फिर डेल्टा A मीन निकालना पड़ेगा आपको, विच इज एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर आप निकालोगे तो उसके लिए आपको ये जो है, अगर एरर का आपको मीन चाहिए तो एरर की जितनी भी वैल्यू मिले है उसका आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाय N। एंड व्हाई वी राइट इन मोड दिस ऑब्जर्वेशन? बिकॉज दिस वैल्यू इज गेट इन पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, कोई भी साइन में मिल सकता है, सो हमें पॉजिटिव में ही लेना, सो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मोड। क्लियर, तो ये रहा एब्सोल्यूट एरर का इक्वेशन। सेकेंड इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ओके, आप अब हमारा जो वीडियो है आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि आपने नोट्स भी बनाई होंगी, तो आप उसमें देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नाउ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन। Relative error is the ratio of delta A mean divided by A mean. Absolute error divided by true value. Okay. And what is last is percentage error. What is percentage error? The when it is multiplied by 100%. Okay. Which equation? Delta A mean divided by A mean. Relative error. Okay. तो वो हो गई आपकी परसेंटेज एरर। क्लियर? ओके, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है 2.7, वो भी आप नजर मार लेना। ओके, तो इसके ये क्वेश्चन के हिसाब से ही पूछा जाता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे खास स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। आप टाइप्स ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर दोनों अलग क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से ध्यान रख के करना है। क्लियर? तो हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, जिसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी एरर की कॉम्बिनेशन, यानी एक से ज्यादा अगर हमारे पास क्वांटिटी हो गई, फॉर एग्जांपल रो इज इक्वल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, 1, 2 और 3 क्वांटिटी हमारे पास आ गई, और ये तीनों क्वांटिटी की अगर हम एरर निकाले तो डेल्टा रो, डेल्टा एम, डेल्टा वी, तो विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, तो उसके जो टाइप्स हैं, ओके, तो उसी के हिसाब से हम टाइप्स के हिसाब से अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपकी एरर ऑफ सम और डिफरेंस। फर्स्ट इज एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। क्लियर? जिसमें आपको एक से ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी है, लाइक ए एंड बी। ओके, ये दो क्वांटिटी है, उसका पहले आपको सम करना है, तो कोई तीसरी क्वांटिटी आपको मिलेगी, यानी कि z इज इक्वल ए प्लस बी। अब एरर यानी हम क्या लगाते हैं, सिंबल डेल्टा, तो उसकी एरर आपको जो मिलेगी तो वो कितनी है, डेल्टा z इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हुआ उसका इक्वेशन। ओके, तो उसके बाद आपको डिफरेंस के लिए फाइंड करना है और उसका रूल्स भी लिखना है। सेम है सेकंड इज एरर ऑफ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। एरर ऑफ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। ओके, तो प्रोडक्ट करना है, सेम a मल्टीप्लाई b इट गिव्स थर्ड क्वांटिटी z, उसी के हिसाब से आपको लेनी है। क्लियर? लेकिन रूल्स के हिसाब से आपको इसमें इक्वेशन मिलेगा। फिर थर्ड जो है वो एरर इन केस ऑफ अ मेजरमेंट क्वांटिटी रेज टू अ पावर। ओके, जिसमें पावर के हिसाब से आपको मिलेगी यहाँ पे, लाइक ए क्वांटिटी है आपकी, कोई भी एक क्वांटिटी सिलेक्ट करो। ओके, उसका पावर कोई भी ले लो, 2, 3, 4 कोई भी हो, तो आपको इसका फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 2, तो 2 रेज टू 2 इट गिव्स 4, तो 4 आपको आंसर मिला, तो ये आपका z हो गया। ओके, और इसको जब हम एरर के हिसाब से दिखाएंगे तो डेल्टा z बाई जेड, क्योंकि रूल्स के हिसाब से है यहाँ पे। ओके, डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल क्या होगा, मेजरमेंट क्वांटिटी रेज टू अ पावर। ओके, तो उसका रूल्स क्या है, तो रूल्स के हिसाब से आपको जो इक्वेशन मिलता है वो जितनी भी पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, यानी कि डेल्टा ए बाई ए। क्लियर? तो वो सब आपको मैंने आपको लिखवाया है, अच्छे से वीडियो भी देखो और प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो हाँ, इसके साथ ही आपको एग्जाम्पल 2.10, एग्जाम्पल 2.12 प्रैक्टिस करनी है, एकदम इजी एग्जाम्पल है। चलो इसके आगे हम देखेंगे तो एमएलटी फॉर्म डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एमएलटी फॉर्म डायमेंशन फॉर्मूला भी हम करना है। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट, डायमेंशन फॉर्मूला से पहले हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो तो आता ही है वैसे आपको, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो फॉर एग्जांपल किसे कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, किसे कहते हैं, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो है कॉम्बिनेशन, मतलब फॉर एग्जांपल 2.56 हमारे पास कोई एक नंबर है 2.56, जिसमें ये जो फर्स्ट डिजिट है विच इज रिलायबल। ओके, रिलायबल नंबर 2 पॉइंट के बाद 5 जो है, ये दोनों रिलायबल नंबर है, और दूसरा लास्ट में 5 के बाद जो है विच इज अनसर्टेन। रिलायबल डिजिट प्लस दिस इज अनसर्टेन डिजिट, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है तो वो है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे 2.56 जो नंबर है उसमें 2 और 5 फर्स्ट दो जो है वो रिलायबल डिजिट्स है, और लास्ट में जो है वो अनसर्टेन डिजिट है। तो अनसर्टेन डिजिट आप नहीं भी ले सकते हो और ले भी सकते हो, क्योंकि आप नहीं लोगे फिर भी आपको 2.5 तो आंसर मिलेगा ही। क्लियर? तो उसी के हिसाब से
आपको देखना है। ऐसे जो सिग्निफिकेंट डिजिट के रिलेटेड है तो उसके रूल्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं, सीखे हैं, और उसके वीडियो भी अवेलेबल है आपके पास, तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। चलो, तो उसके बाद हम देखते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला। चलो, डायमेंशन फॉर्मूला, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, वो तो आपको आता ही है, जहां पे आपको क्वांटिटी का इक्वेशन इक्वेशन जो है जिसमें जो भी क्वांटिटी यूज की गई है तो उसका यूनिट्स आना चाहिए, पता होना चाहिए, तो उसी के साथ आप इजीली कर सकते हो। तो फोर्स इज इक्वल मास, तो मास का एमएलटी फॉर्म क्या है, m1, उसके पास मास ही है। हाँ, लेकिन सबसे पहले अगर बता दे तो एमएलटी फॉर्म के लिए मेन मास, एल लेंथ यानी डिस्टेंस कोई भी चलेगा, और टाइम टी। ओके, MLT, ये मास, लेंथ और टाइम, ये तीन जो हमारी मेन क्वांटिटी है उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से MLT फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे देखो मास, तो मास में लेंथ और टाइम होता है तो नहीं होता है, तो हमें सिर्फ मास का ही मिलेगा m1। चलो अभी तो L0 और T0। चलो फिर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो ये टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स a इज इक्वल आपको क्या मिलेगा, d बाई टी स्क्वायर। d यानी डिस्टेंस इज अ वन टाइप ऑफ लेंथ, तो d का हम लिखेंगे यहाँ पे। चलो इक्वेशन ही पहले लिख लेते हैं तो आपको ख्याल आएगा, m इंटू डी बाई टी स्क्वायर। चलो इक्वेशन लिख लिया, अब हम इजीली रखते हैं इसमें वैल्यू, तो क्या होगा, m1 L0 T0, d का क्या है, तो डिस्टेंस है उसमें मास नहीं आता, राइट, तो m0, d डिस्टेंस है तो L1 और t नहीं है, डिवाइड बाय टाइम है तो टाइम के पास मास और लेंथ नहीं होता, मतलब कोई भी क्वांटिटी दूसरे का रिप्लेस नहीं हो सकती एक दो दूसरे पे। ओके, तो टाइम का m0 L0 T स्क्वायर है तो 2, राइट। चलो अभी हम साथ में ले लेते हैं m1 L0, यहाँ पे L1, और ये T जो है वो ऊपर चला गया तो T-2, यानी कि फोर्स जो क्वांटिटी है उसका जो MLT फॉर्म आपको मिलता है वो कितना है, m1 L1 T-2। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी अगर आपको दी जाए तो आपको आना चाहिए। क्लियर, तो इसी के रिलेटेड एक एग्जाम्पल IMP है, इल्यूस्ट्रेशन, वो हम देख रहे हैं अभी। तो इल्यूस्ट्रेशन जो है अभी IMP है, वो एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर भी करना है क्योंकि ये IMP है। इल्यूस्ट्रेशन 2.17 ये आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर, वैसे तो एग्जाम्पल सारे IMP है, लेकिन ये मोस्ट IMP है यहाँ पे। तो देखो मैं वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ सिर्फ। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कैसा आता है पता है ना आपको, ये सपोर्ट है जहां से स्ट्रिंग बंधी होती है और जिसमें एक बॉब लगा होता है, ऐसे ऐसे, जैसे आप घड़ी में भी देखते हो क्लॉक जैसे घूमता है, वो भी सिंपल पेंडुलम का है। तो कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Suppose that the period of oscillation of simple pendulum, period of oscillation of simple pendulum, which is capital T, depends on its length, depends on its length, mass of the bob m, and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. That means what? This time period of simple pendulum is depend on the length, mass और gravity of this figure. That means जितनी ये इफेक्ट रहेगी उतना ही उसको टाइम पीरियड मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रपोजनल साइन, so T proportional LMG. Clear? Now what we find in this example, derive the expression for its time period using method of dimension. तो डायमेंशन के हिसाब से इसकी मेथड हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो। चलो
हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। अब प्रोपोर्शनल साइन है तो उसको हम निकालेंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे, तो कांस्टेंट ले लो स्मॉल के एल जी एम, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्लियर? तो यहाँ पे हम 2 पार्ट कर लेते हैं, एक ही पेज में आए तो अच्छा है, दिखेगा अच्छा। तो यहाँ पे देखो, तो के एल जी एम इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ टेक x, y and z is the exponent of L, G and M। ओके, अभी इसका हम जो एक्सपोनेंट है वो x, y, z ले लेना है, तो उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ। तो t इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, के L का एक्सपोनेंट क्या है तो x, L रेस टू x, G का है y और m का है z। इक्वेशन नंबर दे दो 2। क्लियर? नाउ यूज्ड डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ लेफ्ट साइड तो टाइम पीरियड है, यहाँ पे टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा टाइम के हिसाब से, तो m0 L0 t1, क्योंकि टाइम है तो उसके पास सिर्फ t ही रहेगा। ओके, चलो उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे लेंगे, तो x रेस टू L रेस टू x, G रेस टू y, M रेस टू z, ये आपके पास फॉर्मूला है। L यानी लेंथ, G यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड M यानी मास है। क्लियर? तो उसका हम अभी डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। क्लियर? तो K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं K तो आएगा ही नहीं, तो L देखते हैं, तो L का क्या होगा m0 L1 t0 रेस टू x। क्लियर? सिर्फ लेंथ का ही आपको मिलेगा। फिर G यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ पे साइड पे देखें तो एक्सेलरेशन ए और जी के हिसाब से देखें बोथ आर सेम, तो d बाई टी स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला हुआ, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम स्क्वायर, वेलोसिटी उसके साथ ही ले लिया है। तो क्या मिलेगा आपको L1 t माइनस 2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं m0 L1 t माइनस 2 रेस टू y, और m यानी m का क्या मिलेगा तो m1 L0 t0 रेस टू z, तो ये आपको मिल गया। चलो तो अभी हम देख लेते हैं, m0 L0 t1 इज इक्वल क्या मिलता है L1 इंटू एक्स यानी L रेस टू x। यहाँ पे भी देखो, चलो एक के हिसाब से ले लेते हैं, ब्रैकेट के हाँ साथ में ले लेते हैं, L रेस टू x हुआ, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं L रेस टू x हुआ। ओके, दूसरा यहाँ पे देखो m, तो यहाँ पे L रेस टू y t रेस टू माइनस 2y है, 2y है यहाँ पे। क्लियर? हाँ, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है तो m रेस टू z मिला है, फक्त सिर्फ सॉरी m रेस टू z मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, L और L यहाँ पे भी है, T का भी है, और साथ में ले लेते हैं, तो L रेस टू x दूसरा प्लस y, तो L का L क्वांटिटी निकल गई। ओके, फिर T का क्या मिला है माइनस 2y, और M का क्या मिला है तो ओनली z, L Tm की मिल गई। अभी हम क्या करेंगे तो अच्छे से देखो, m0 L0 t1। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर करेंगे इसका, यहाँ पे दोनों साइड कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयर इक्वेशन बोथ साइड। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो अभी देखो ये जो आपको इक्वेशन मिला है अच्छे से देखना कि L रेस टू एक्स प्लस वाई क्वांटिटी के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई किसके कंपोनेंट है तो L के,
राइट, एल के कंपोनेंट है। तो एल राइट साइड एक्स प्लस वाई है तो उसका लेफ्ट साइड कंपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, तो 0 है, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। चलो टी रेस टू उसका एक्सपोनेंट है -2y इज इक्वल, तो लेफ्ट साइड टी का कितना है 1, तो 1। और m रेस टू जेड, जेड इज इक्वल इसका m का कितना है लेफ्ट साइड, तो 0, कंपेयर करो 0, राइट। चलो तो अभी हम x प्लस वाई, तो जिस पे वैल्यू रखो तो ही आपको एक क्वांटिटी की मिलेगी। तो लेकिन यहाँ पे देखो -2y सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, उसके हिसाब से ले लेते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल क्या मिलेगा आपको -½ ओके। तो ये जो y की वैल्यू है वो हम किस में रखेंगे, x प्लस वाई में। सो x प्लस वाई इज इक्वल 0, तो x प्लस -½ इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल आपको क्या मिलेगा ½ ओके। और z तो ऑलरेडी 0 रहेगा। अब हमारे पास देखो ये y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। तो पुट इक्वेशन x एंड वैल्यू ऑफ, चलो ये लिखती नहीं हूं मैं, डायरेक्टली ले लेती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x इन इक्वेशन नंबर 2। तो t इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, k l रेस टू x है ना, तो x इज इक्वल ½ मिला आपको, और g रेस टू y है तो g रेस टू y यानी -2, ½ -½ और m z रेस टू 0 है तो वो टर्म हम लेंगे ही नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, t इज इक्वल k, अब ये ½ है दैट मीन्स वो नीचे आएगा, तो l रेस टू ½ माइनस है तो g रेस टू ½ और ये ½ यानी रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो k इन रूट l/g, क्लियर। तो ये आपको k l/g मिल गया। वेर टेक k इज इक्वल 2π, देन वी गेट फाइनल इक्वेशन t इज इक्वल 2π इन रूट l/g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड बाय द यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, ओके। तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो अच्छे से आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्लियर। अब हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखेंगे।